नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रीडर्स एंड दी मंक में। ये चैनल सिर्फ किताबों का सार नहीं सुनाता। यहाँ हम किताबों को महसूस करते हैं। यहाँ शब्द आपको झकझोरते हैं, आपके अंदर छुपे सवालों को बाहर लाते हैं और आपको खुद से मिलने का मौका देते हैं। अगर आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ सेल्फ हेल्प नहीं है। ये किताब आपके सेल्फ सैबोटेज, आपकी डर, आपकी आदतों और आपकी इनर बैटल्स को समझने की एक मिरर है। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू। इस किताब की लेखिका है ब्रायना वियस्ट, एक मॉडर्न फिलोसफर, इमोशनल थिंकर और डीप साइकोलॉजिकल राइटर। उनकी राइटिंग सीधे दिल से निकलती है और रीडर के दिल तक पहुंचती है। ब्रायना हमें सिखाती है कि लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो शायद आप कहेंगे मनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इशू, करियर कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, लेजीनेस। लेकिन ब्रायना वियस्ट कहती है द बिगेस्ट थिंग होल्डिंग यू बैक इन लाइफ इज यू। हाँ, आपकी लाइफ का सबसे ऊंचा पहाड़ कोई इंसान नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, बल्कि आप खुद हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक ब्रूटल ट्रूथ से होती है। अगर आपकी लाइफ में बार बार वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है, अगर आप जानते हैं क्या करना है फिर भी करते नहीं, तो ये बैड लक नहीं है, ये है सेल्फ सैबोटेज। सेल्फ सैबोटेज का मतलब ये नहीं कि आप खुद से नफरत करते हैं। असल में सेल्फ सैबोटेज एक कोपिंग मैकेनिज्म है, एक तरीका जिससे आपका सबकॉन्शियस आपको पेन से बचाने की कोशिश करता है। जैसे आप रिलेशनशिप चाहते हैं लेकिन कमिटमेंट आते ही पीछे हट जाते हैं। आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन से डरते हैं। आप हील होना चाहते हैं लेकिन इमोशंस फील नहीं करना चाहते। ब्रायना कहती है हम खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेक्शन की ये स्ट्रैटेजी हमें आगे बढ़ने नहीं देती। यहां एक पावरफुल आइडिया आता है। सेल्फ सैबोटेज हमेशा कॉन्शियस नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता और आप खुद के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। लेखिका कार्ल जंग की कहानी बताती है। जब वो बच्चे थे, स्कूल जाने से डरते थे। एक दिन गिरकर चोट लगने के बाद उनका सबकॉन्शियस ये सीख गया, अगर मैं बीमार रहूं तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। यहीं से फेंटिंग शुरू हुई। मतलब क्या? माइंड वही बिहेवियर रिपीट करता है जो उसे सेफ्टी देता है। अब अपने लाइफ में देखिए, प्रोक्रेस्टिनेशन आपको क्या देता है, टेम्पररी रिलीफ ओवरथिंकिंग क्या देती है, फेक कंट्रोल लेजीनेस क्या देती है, कंफर्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में हैबिट्स आपको आपकी ड्रीम लाइफ से दूर ले जाती है। और यहीं पर लेखक एक लाइन कहती है जो बहुत गहरी है। योर माउंटेन इज नॉट आउटसाइड यू, इट इज इनसाइड यू। आपका पहाड़ आपकी फियर है, आपकी बिलीफ सिस्टम है, आपका पास ट्रॉमा है, आपकी कंडीशनिंग है। और जब तक आप अपने माउंटेन का सामना नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स वर्सेस क्रोनिक प्रॉब्लम्स। सिचुएशनल प्रॉब्लम लाइफ की रियलिटी, क्रोनिक प्रॉब्लम आपकी पर्सनैलिटी का पैटर्न। अगर प्रॉब्लम बार बार आ रही है तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। और जब लाइफ आपको बार बार उसी जगह लाती है जहां आप टूट जाते हैं, तो समझ लीजिए यही आपका अवेकनिंग पॉइंट है। ब्रायना इसे कहती है ब्रेक डाउन बिफोर ब्रेक अ थ्रू। जिस दिन आप ये कह देते हैं आई डोंट वॉन्ट टू लाइव लाइक दिस एनीमोर, उस दिन आपकी हीलिंग शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, चेंज इजी नहीं होती, ग्रोथ कंफर्टेबल नहीं होती। न्यू लाइफ पाने के लिए ओल्ड सेल्फ को छोड़ना पड़ता है। और यही सबसे डरावना हिस्सा है। एक लाइन जो पूरी किताब की सोल है, इन द एंड इट इज नॉट द माउंटेन यू मस्ट मास्टर बट योर सेल्फ। सार, सेल्फ सैबोटेज कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का गलत तरीका है आपको पेन से बचाने का। जब तक आप अपने अंदर के डर, बिलीफ और कोपिंग मैकेनिज्म्स को नहीं समझेंगे, आप वही लाइफ रिपीट करते रहेंगे। पहाड़ को जीतना नहीं है, खुद को समझना है। चैप्टर 2,
There's no such thing as self-sabotage. दोस्तों, अगर आपको यह महसूस हुआ कि शायद प्रॉब्लम मैं ही हूं, तो अब यह किताब आपको और भी गहराई में ले जाएगा, क्योंकि लेखिका ब्रायना वियस्ट एक बहुत शॉकिंग बात कहती है। There's no such thing as self-sabotage. हां, जो चीज हम पूरी लाइफ सेल्फ सैबोटेज कहते आए हैं, असल में वो सैबोटेज नहीं है। तो फिर वो क्या है? ये आपको ये समझाने वाला है कि आपकी सबसे खराब आदतें भी आपके खिलाफ नहीं, आपके लिए काम कर रही होती है। ऑब्जर्वेशन, हम अपने आप को क्यों रोकते हैं? लेखिका कहती है, जब कोई हैबिट आपकी लाइफ को आगे बढ़ाती है तो सोसाइटी उसे स्किल कहती है, लेकिन जब वही हैबिट आपको पीछे खींचती है तो हम उसे सेल्फ सैबोटेज कह देते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ आउटकम का है। मतलब, आपका माइंड कभी भी आपके खिलाफ काम नहीं करता, वो हमेशा आपको सेफ रखने की कोशिश करता है। अब सोचिए, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पहले हफ्ते के बाद छोड़ देते हैं। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट प्लान का इंतजार करते रहते हैं। आप रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते। ऊपर से देखने पर लगता है ये तो खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अंदर से आपका सबकॉन्शियस कह रहा है, रिस्क मत लो, हर्ट हो जाओगे। बिहेवियरल ट्रूथ, दो डिजायर्स की लड़ाई। इस अध्याय का कोर आइडिया है, सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब आपके अंदर दो डिजायर्स लड़ रही होती है, एक कॉन्शियस डिजायर, एक अनकॉन्शियस डिजायर। आप कॉन्शियस माइंड से कहते हैं आई वॉन्ट सक्सेस, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड कहता है सक्सेस जेलसी, प्रेशर, रिजेक्शन। तो बॉडी क्या करती है? वो एक्शन ही नहीं लेने देती। इसीलिए ब्रायना कहती है, यू डोंट हैव बिग प्रॉब्लम्स, यू हैव बिग अटैचमेंट्स। आप प्रॉब्लम से नहीं, अपनी अटैचमेंट से फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम से अटैचमेंट। अब यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है, कई बार हम प्रॉब्लम से ही अटैच्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस से लोग आपको जज करेंगे, लव से आप वल्नरेबल हो जाएंगे, ग्रोथ से कंफर्ट जोन टूट जाएगा। तो माइंड कहता है प्लेइंग स्मॉल इज सेफर, इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन कंफर्ट देता है, प्लेइंग विक्टिम अटेंशन देता है, बीइंग बिजी डिस्ट्रैक्शन देता है। ब्रायना कहती है सेल्फ सैबोटेज, सेल्फ प्रोटेक्शन, गॉन रॉन्ग। सक्सेस का डर। लेखिका एक ब्यूटीफुल साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल देती है। कुछ लोग कहते हैं मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, लेकिन जब टाइम आता है एक्स्ट्रा आवर्स काम करने का, कंसिस्टेंसी दिखाने का, क्रिटिसिज्म झेलने का, तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीप डाउन उन्हें सक्सेस नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए, और सक्सेस कई बार एक्सेप्टेंस छीन लेती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपके माइंड के अंदर चल रही लड़ाई को शब्द दे रहा है, तो अभी लाइक दबाइए और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो अध्याय है वो आपके डर के पैटर्न्स को एक एक करके तोड़ने वाले हैं। प्रॉब्लम सिम्टम्स है, कारण नहीं। इस अध्याय का सबसे बड़ा लेसन, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट द प्रॉब्लम, दे आर सिम्टम्स। अगर आप बार बार गलत रिलेशनशिप्स चुनते हैं, पैसे को संभाल नहीं पाते, हेल्थ रूटीन्स नहीं बना पाते, तो सवाल ये नहीं मेरे साथ क्या गलत है, सवाल ये है ये हैबिट मुझे क्या दे रही है? कंफर्ट, कंट्रोल, अटेंशन, सेफ्टी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप हैबिट बदल नहीं पाएंगे। ह्यूमन नेचर। ब्रायना एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देती है, पीपल डू वॉट एवर दे रियली वॉन्ट टू डू। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक है, इसका मतलब ये है आपका अनकॉन्शियस कुछ और चाहता है। और जब तक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होंगे, चेंज पॉसिबल नहीं है। जजमेंट छोड़िए। लेखिका कहती है अपने आप को जज करना बंद करिए। आप लेजी नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप फ्लॉड नहीं हैं, आप बस खुद को गलत तरीकों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अवेयरनेस आते ही हीलिंग शुरू हो जाती है। सार, सेल्फ सैबोटेज कोई दुश्मन नहीं,
ये सबकॉन्शियस की मिसगाइडेड सेफ्टी स्ट्रैटेजी है। जब आप किसी हैबिट को हटाना चाहें तो पहले पूछिए, ये हैबिट मुझे क्या दे रही है? आंसर मिलते ही चेंज पॉसिबल हो जाता है। चैप्टर 3, रिलीजिंग योर पास्ट। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। सेल्फ सैबोटेज कोई कमजोरी नहीं, बल्कि गलत तरीके से की गई सेल्फ प्रोटेक्शन है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, हम खुद को प्रोटेक्ट किससे कर रहे हैं? इसका जवाब है अपने पास्ट से। ये अध्याय हमें उसी जगह ले जाता है जहां से ज्यादातर पेन शुरू होती है। हमारा बीता हुआ कल, पास्ट जो बीत गया लेकिन गया नहीं। ब्रायन वियस्ट इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही जेंटल लेकिन पेनफुल ट्रूथ से करती है। मोस्ट पीपल आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, दे आर रीलिविंग देयर पास्ट। हम सोचते हैं कि पास्ट तो निकल गया, लेकिन सच ये है, पास्ट हमारी आदतों में जिंदा है, हमारी रिएक्शंस में जिंदा है, हमारी फियर्स में जिंदा है। अगर कभी किसी ने आपको छोड़ा, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपको छोटा महसूस कराया, तो आपका माइंड एक कंक्लूजन बना लेता है, और वही कंक्लूजन आपकी पूरी लाइफ को गाइड करने लगता है। ट्रॉमा का असली मतलब। यहां ब्रायना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाती है। ट्रॉमा कोई घटना नहीं होती, ट्रॉमा वो फीलिंग होती है जो प्रोसेस नहीं हो पाई। मतलब, दो लोग एक ही घटना से गुजर सकते हैं, लेकिन ट्रॉमा सिर्फ उसी को होगा जो उस पेन को फील नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि माइंड ने सोचा, अगर मैंने इसे दबा दिया तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। और यहीं से कोपिंग शुरू होती है। रेपिटेशन, कंपल्शन, वही कहानी बार बार। ब्रायना बताती है, हम अननोइंगली उसी पेन को दोहराते रहते हैं। वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, वही रिजेक्शन वाले पैटर्न्स, वही फेलियर का डर। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है, अगर इस बार जीत गया तो पुराना पेन हील हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। आप पास्ट को रिपीट करके फ्यूचर हील नहीं कर सकते। पास्ट छोड़ना क्यों डरावना है? ये अध्याय बहुत ऑनेस्टली कहता है, पास्ट को छोड़ना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो पेनफुल था। पास्ट को छोड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो familiar था। आपकी आइडेंटिटी उसी पेन के आसपास बनी होती है। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ ऐसी ही है। पास्ट छोड़ने का मतलब है पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ना, और आइडेंटिटी लॉस माइंड के लिए डेथ जैसी होती है। हीलिंग का सही तरीका, ब्रायना साफ कहती है, पास्ट को छोड़ने का मतलब उसे भूल जाना नहीं है। हीलिंग का मतलब है पेन को फील करना, इमोशन को अलाउ करना, मेमोरी को समझना। जब आप पेन से भागते हैं तो वो शैडो बन जाता है, लेकिन जब आप पेन को बैठकर देखते हैं तो वो डिसोल्व होने लगता है। इमोशनल प्रोसेसिंग 3 स्टेप फॉर्मूला। इस अध्याय में एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस दिया गया है। एक, एक्नॉलेज, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करें, ना डिनाई करें, ना मिनिमाइज। 2, अलाउ, जो फील हो रहा है उसे फील करने दे, रोना, गुस्सा, खालीपन, सब। 3, रिलीज, ये समझे कि जो हुआ वो अब आपको डिफाइन नहीं करता। आइडेंटिटी शिफ्ट, न्यू सेल्फ का जन्म। पास्ट छोड़ने के बाद एक एम्प्टी स्पेस आता है, और वही स्पेस सबसे डरावना भी है और सबसे पावरफुल भी, क्योंकि यहीं पर आप डिसाइड करते हैं, अब मैं कौन बनना चाहता हूं। ब्रायना कहती है, जब आप पास्ट रिलीज करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए जगह बनाते हैं, लेकिन फ्यूचर पुराने वर्जन के साथ नहीं आता। सेफ्टी फिर से सीखना। हीलिंग का मतलब है अपने नर्वस सिस्टम को यह सिखाना कि अब डेंजर नहीं है, आप अब सेफ है, आप अब अडल्ट है, आप अब चॉइस कर सकते हैं। पास्ट ने आपको शेप किया था, लेकिन अब वो आपको कंट्रोल नहीं करता। सार, ट्रॉमा वो पेन है जो कभी फील नहीं किया गया और इसलिए हैबिट बन गया। पास्ट को छोड़ने का मतलब उसे एरेज करना नहीं, बल्कि उसे प्रोसेस करके नई आइडेंटिटी को चुनना है। चैप्टर 4, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने ये समझ लिया है कि हम खुद को सैबोटेज नहीं करते, हम अपने पास्ट के पेन से खुद को बचाते हैं। और जब पेन प्रोसेस नहीं होता
तो वो हैबिट्स बन जाता है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर प्रॉब्लम इमोशंस है तो सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। यही वो स्किल है जो आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ब्रायना वियस्ट इस चैप्टर में कहती है, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी फीलिंग्स को समझना है, जानना कि कौन सी फीलिंग क्या कहना चाहती है और इमोशन के कंट्रोल में आए बिना ही रिस्पॉन्स देना। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, वे ज्यादा अवेयर होते हैं। आपका ब्रेन आपके खिलाफ क्यों जाता है? ये अध्याय एक शॉकिंग ट्रूथ बताता है। आपका ब्रेन आपको वही नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही देता है जो वो familiar मानता है। जब लाइफ बेहतर होने लगती है, जब रिलेशनशिप हेल्दी होने लगती है, जब करियर ग्रो करने लगता है, जब पीस महसूस होने लगती है, तो ब्रेन अचानक बेचैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पीस अनफेमिलियर है, ड्रामा फेमिलियर है, और ब्रेन हमेशा फैमिलियरिटी को सेफ्टी समझता है। अपर लिमिट प्रॉब्लम, ब्रायना इसे कहती है अपर लिमिट। हर इंसान के अंदर खुशी, सक्सेस और पीस की एक इनविजिबल लिमिट होती है। जैसे ही आप उस लिमिट के पास पहुंचते हैं, एंजाइटी शुरू हो जाती है, फाइट्स बढ़ जाती है, प्रॉब्लम्स खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये ब्रेन का तरीका है आपको नॉर्मल में वापस लाने का। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ भी यही होता है, जब सब ठीक होने लगता है तभी कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, तो अभी लाइक दबाइए और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी कैसे सैबोटेज बनती है? ब्रायना साफ कहती है, सेल्फ सैबोटेज की जड़ लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। जब आप इमोशंस को समझना नहीं जानते, तो आप उनसे भागते हैं, या उन्हें सप्रेस करते हैं, या उन्हें एक्सप्लोड होने देते हैं। तीनों ही केसेस में प्रॉब्लम बढ़ती है। इमोशंस को हैंडल न कर पाने का मतलब है आप रिस्क्स नहीं लेते, आप बाउंड्रीज नहीं बनाते, आप ग्रोथ से बचते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं। हेल्दी इमोशनल प्रोसेसिंग 3 स्टेप्स इस अध्याय का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा इमोशन प्रोसेसिंग का है। एक क्लैरिटी क्या हुआ? सबसे पहले ये समझिए, मैं अपसेट क्यों हूं? ना ब्लेम, ना ओवरथिंकिंग, सिर्फ क्लैरिटी। 2 वैलिडेशन, जो फील हो रहा है वो ठीक है। अपने आप से कहिए, इस सिचुएशन में कोई भी ऐसा ही फील करता। इमोशन गलत नहीं है, इग्नोर करना गलत है। 3 कोर्स करेक्शन। अब क्या बदलना है? इमोशन आपको मैसेज देता है, एंगर बाउंड्री टूट रही है, सैडनेस लॉस हुआ है, एंजाइटी कंट्रोल नहीं है। मैसेज समझिए और बिहेवियर बदलिए। डिसऑर्गेनाइजेशन और इमोशनल केओस। ब्रायना एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है, एक्सटर्नल केओस, इंटरनल केओस। अगर आपका रूम मेसी है, आपकी लाइफ क्लटर्ड है, आपकी रूटीन ब्रोकन है, तो ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये अवॉइडेंस है। क्लीन स्पेस का मतलब है अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा, और यही डराता है। माइक्रो शिफ्ट्स, ब्रेक थ्रू नहीं, हैबिट। इस अध्याय में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, यू डोंट चेंज इन ब्रेक थ्रूज, यू चेंज इन माइक्रो शिफ्ट्स। लाइफ एकदम नहीं बदलती। 10 मिनट की वॉक, एक पेज पढ़ना, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। स्मॉल एक्शंस ब्रेन को सेफ सिग्नल देते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, फ्रीडम। जब आप इमोशन से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं, लाइफ कामर हो जाती है, क्लियरर हो जाते हैं, बनता है। आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स में आते हैं, और यही असली मैच्योरिटी है। सार, लो इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस को एनिमी बना देती है, जबकि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशंस को गाइड बना देती है। इमोशन को दबाइए नहीं, समझिए, क्योंकि जो इमोशन सुना जाता है वो सैबोटेज नहीं बनता। चैप्टर 5, क्लियरिंग द पाथ। दोस्तों, अब तक की जर्नी में हमने अपने अंदर झांका, अपने डर, अपनी आदतें, अपना पास्ट और अपनी इमोशंस को समझा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल आता है, जब समझ आ जाए तो अगला कदम क्या होता है? आंसर है क्लियरिंग द पाथ,
यानी जो चीजें अब आपकी लाइफ के साथ अलाइन नहीं करती, उन्हें धीरे धीरे हटाना। क्लियरिंग द पाथ का असली मतलब। ब्रायन अवियस्ट इस चैप्टर में एक बहुत क्लियर बात कहती है। ग्रोथ का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं है। ग्रोथ का मतलब है जो अब जरूरी नहीं है उसे छोड़ना। हम सोचते हैं कि लाइफ इंप्रूव करने के लिए हमें और चाहिए, और मेहनत, और नॉलेज, और मोटिवेशन, लेकिन असल में हमें कम चाहिए। कम डिस्ट्रैक्शंस, कम इमोशनल क्लटर, कम रॉन्ग अटैचमेंट्स, गलत चीज को सही बनाने की कोशिश। हम लाइफ में सबसे ज्यादा गलती यहां करते हैं। जो हमारे लिए सही नहीं है उसे सही बनाने की कोशिश करते हैं। गलत रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना, गलत जॉब में खुद को एडजस्ट करना, गलत जगह पर खुद को प्रूव करना। और ये सब हम किस लिए करते हैं? फियर के कारण। फियर ऑफ बीइंग अलोन, फियर ऑफ स्टार्टिंग ओवर, फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन ब्रायना कहती है जो आपके लिए सही है उसे फोर्स नहीं करना पड़ता। अटैचमेंट बनाम अलाइनमेंट। ये अध्याय हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस सिखाता है। अटैचमेंट एंजाइटी लाता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, एनर्जी ड्रेन करता है। अलाइनमेंट क्लैरिटी देता है, पीस देता है, एनर्जी बढ़ाता है। अगर कोई चीज आपको लगातार कंफ्यूज कर रही है तो वो पैशन नहीं है, वो अटैचमेंट है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, रिलेशनशिप, जॉब, ड्रीम या आइडेंटिटी, तो अभी लाइक दबाइए और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है लेटिंग गो का। रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। ब्रायना इस चैप्टर में एक बहुत ऑनेस्ट बात कहती है। हम अक्सर रियलिटी से नहीं, पोटेंशियल से प्यार कर बैठते हैं। हम सोचते हैं अगर वो बदल जाए, अगर थोड़ी मेहनत और कर लूं, अगर मैं सही साबित कर दूं। लेकिन रियलिटी कभी नेगोशिएट नहीं करती। जो चीज आपके लाइफ में नहीं रही वो फैंटेसी है, और फैंटेसी पर टिके रहना सेल्फ सैबोटेज नहीं, सेल्फ डिले है। लेटिंग गो कोई हार नहीं है। इस अध्याय का सबसे हीलिंग पार्ट ये है। छोड़ना फेलियर नहीं है, छोड़ना क्लैरिटी है। जब आप कुछ छोड़ते हैं आप वीक नहीं होते, आप हार नहीं मानते, आप बस एक्सेप्ट करते हैं कि ये रास्ता अब आपका नहीं है। ब्रायना कहती है जो आपके लिए नहीं है वो जितनी देर पकड़े रखेंगे उतनी देर सही चीजा नहीं पाएगी। इमोशनल डिटैचमेंट कोल्ड नहीं, क्लियर। ये अध्याय ये भी समझाता है डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है उम्मीदों से आजादी से, मुक्ति से राहत। जब आप डिटैच होते हैं तो आप फीलिंग खोते नहीं, आप कंफ्यूजन खोते हैं। क्लियरिंग द इनर पाथ। ब्रायना हमें याद दिलाती है एक्सटर्नल लाइफ तब बदलती है जब इनर लाइफ क्लियर होती है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, आप सिग्नल्स इग्नोर कर रहे हैं, आप बाउंड्रीज नहीं बना रहे, तो पाथ कभी क्लियर नहीं होगा। क्लियर पाथ का मतलब है अब आप खुद से ऑनेस्ट है। ट्रस्ट द एग्जिट। लाइफ में एग्जिट भी एंट्री जितनी ही सेक्रेड होती है। जो चीज जा रही है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, वो जगह बना रही है। सार। अटैचमेंट कंफ्यूजन पैदा करता है, अलाइनमेंट क्लैरिटी देता है। जो चीज बार बार आपको खुद से दूर कर रही है वो आपके रास्ते में पत्थर है, उसे हटाना ही क्लियरिंग द पाथ है। चैप्टर 6 बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। दोस्तों, अब तक की जर्नी आसान नहीं रही। हमने अपने डर देखे, अपनी आदतों को समझा, अपने पास्ट को महसूस किया, अपनी इमोशंस को नाम दिया और अपने रास्ते से जो जरूरी नहीं था उसे हटाया। अब एक आखिरी सवाल बचता है, जब पुराना सब छोड़ दिया तो अब क्या? इस अध्याय का जवाब है बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर। न्यू फ्यूचर किसी मिरेकल से नहीं बनता। ब्रायन अवियस्ट इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ऑनेस्ट ट्रूथ से करती है। यू डोंट चेंज इन ब्रेक थ्रूज, यू चेंज इन माइक्रो शिफ्ट्स। यानी लाइफ किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं बदलती, ना कोई मैजिकल मोटिवेशन, ना कोई ओवरनाइट क्लैरिटी। लाइफ बदलती है रोज के छोटे डिसीजन से,
रोज के बोरिंग एक्शन से, रोज के साइलेंट डिसिप्लिन से, फ्यूचर सेल्फ से मिलना इस अध्याय का सबसे पावरफुल हिस्सा है। फ्यूचर सेल्फ विजुअलाइजेशन। ब्रायना कहती है, अगर आप फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं तो पहले फ्यूचर से कनेक्ट करना होगा। एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, किन चीजों को टॉलरेट नहीं करता। फ्यूचर सेल्फ कोई अलग इंसान नहीं है, वो आप ही है, बस हील्ड वर्जन। फियर से शुरुआत करें। एक सरप्राइजिंग इंसाइट, फ्यूचर से नहीं, फियर से शुरू करें। ब्रायना कहती है, अगर विजुअलाइजेशन में डर आए तो उसे हटाइए मत। वो डर फॉल्स नहीं है, वो आपके पुराने बिलीव्स की आखिरी परछाई है। जब आप डर को देखते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं तो नर्वस सिस्टम सीखता है, अब खतरा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप भी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन डर के कारण रुके हुए हैं, तो अभी लाइक दबाइए और रीडर्स एंड द मंक को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली लाइफ का डिजाइन। ब्रायना साफ कहती है, फ्यूचर गोल्स वेग हो सकते हैं लेकिन डेली रूटीन वेग नहीं हो सकता। आपका फ्यूचर आपकी मॉर्निंग से बनता है। आप कैसे उठते हैं, क्या सोचते हैं, किसे अपना एनर्जी देते हैं। रूटीन कोई डिसिप्लिन नहीं, आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। आप वही बनते हैं जो आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। पर्पस का सच। इस चैप्टर में पर्पस को लेकर एक बहुत रिलीविंग ट्रूथ आता है। पर्पस कोई एक जॉब नहीं है, पर्पस कोई एक रोल नहीं है। पर्पस है जिस तरह से आप प्रेजेंट होते हैं। आज आपका पर्पस किसी को सुनना हो सकता है, इस डेकेड में कुछ बिल्ड करना। लाइफ में पर्पस बदलता रहता है और यही हेल्दी है। प्रिंसिपल्स ओवर फीलिंग्स। ब्रायना कहती है, योर लाइफ इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल, नॉट पैशन। मोटिवेशन अनरिलायबल है, फीलिंग्स टेम्पररी है, लेकिन प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, बाउंड्रीज, स्टैंडर्ड्स यही फ्यूचर को स्टेबल बनाते हैं। माइक्रोशिफ्ट्स, फाइनल की। इस चैप्टर का कोर यही है। एक माइक्रोशिफ्ट, एक नया फ्यूचर। 10 मिनट पहले सोना, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक बाउंड्री हाँ की जगह ना। बिग चेंज छोटे स्टेप से ही आता है। इमोशनल एंडिंग। यू आर द ब्लूप्रिंट। ब्यूटिफुल रियलाइजेशन। आप किसी और का ब्लूप्रिंट नहीं है, आप खुद का फ्यूचर डिजाइन कर सकते हैं। पास्ट ने आपको शेप किया था, लेकिन अब फ्यूचर आपके हाथ में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, द माउंटेन वॉज नेवर आउटसाइड यू, इट वॉज प्रिपेयरिंग यू। सार, फ्यूचर तब बनता है जब नर्वस सिस्टम को सेफ्टी का अनुभव कराया जाता है। ब्रेक थ्रू मत ढूंढिए, माइक्रोशिफ्ट्स अपनाइए, क्योंकि हर छोटा कदम आपको नए फ्यूचर की ओर ले जाता है। द माउंटेन इज यू की ये जर्नी आपके दिल को छू गई हो। अगर किसी एक लाइन ने भी आपको खुद से मिलने पर मजबूर किया हो तो समझ लीजिए इस किताब ने अपना काम कर दिया है। अगर आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप रीडर्स एंड द मंक को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई डोनेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुद से जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे जरूरी कहानी अब भी आपकी है।